हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है उत्तर औपनिवेशिक राज्य लोकतांत्रिक। एक्चुअल में ये एक ही टॉपिक है जिसमें आपको लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी ये दो राज्य के प्रकार को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जैसे कि यहाँ पर आपका पोस्ट कॉलोनियल स्टेट लिखा हुआ है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो उपनिवेशवाद था, यानी जो कॉलोनीज़ थी, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था और भी देशों के द्वारा बनाया गया था, उनसे आज़ादी मिलने के बाद जो स्टेट्स बने, जो कंट्री बने, वो या तो डेमोक्रेटिक को अपनाए या तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट अपनाए। ठीक है, या तो डेमोक्रेटिक रिजीम को रिजीम अपनाए या तो ऑथोरिटेरियन रिजीम अपनाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सैद्धांतिक रूप से तो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक है, लेकिन वास्तविक में वो सत्तावादी है या फिर आपका सर्वाधिकारवादी है। समझ में आ रही है बात? तो ये मेनली जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ और उसके बाद जब देश जो है सो कॉलोनीज से आज़ाद होने लगे, उसके बाद का ये आपका लोकतांत्रिक और ऑथोरिटेरियन, ये आपका दो प्रकार का प्रशासन के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि कौन से देश ने किस तरीके का प्रशासन को अपनाया। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये जैसे एक ही टॉपिक है आपका लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी, तो इसलिए इसका भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और आपका कॉन्क्लूज़न दोनों टॉपिक का सेम रहेगा, ठीक है, दोनों टॉपिक का सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोलते जाता हूँ क्योंकि गूगल हिंदी से टाइप करता हूँ, कुछ गलती इसमें रहती है। तो आप लोग ऑन डैट केस सारे बच्चे नोट्स लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए ताकि दिमाग में बैठे, और 3-4 बार वीडियोस देख लीजिएगा एग्ज़ाम के समय, सारा पॉइंट्स दिमाग में रहेगा। मैं इतनी बार हर चीज़ को रिपीट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए मेरे नोट्स से। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो उत्तर औपनिवेशिक राज्य शब्द नए राष्ट्र राज्यों पर लागू होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया से बाहर निकले थे, ठीक है, जैसा कि हम आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किए, ठीक है। कभी कभी इन राष्ट्रों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक और शब्द है विकासात्मक राज्य, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हम लोग उसी को बोलते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्री उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य ने अपने राजनीतिक गठन में औपनिवेशिक राज्य के कई विशेषताओं का प्रदर्शन किया है, ठीक है। जैसा कि आपका मान लीजिए ब्रिटेन ले लेते हैं, तो ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा उपनिवेश था। तो जो भी भारत में देख लीजिए, भारत जो है सो ब्रिटेन का गुलाम था। तो राजनीतिक गठन जब भारत में हुआ तो वो जो औपनिवेशिक राज्य था यानी कि जो ब्रिटेन था, उसकी बहुत सारी विशेषताओं को हम लोगों ने अपने अंदर ले लिया, जिसमें कि सबसे बड़ा आपका विशेषता है संसद, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसदीय मॉडल को भारत जैसे कई पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों ने अपनाया है, ठीक है। मैं बहुत इजी वे में, इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट 4 बार सुन लेगा वीडियो तो आराम से उसके दिमाग में सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज्य को 2 अलग अलग तरीक़ों से चित्रित किया गया है। पहला, इसके राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में,
और दूसरा इसकी बुनियादी क्षमता के संदर्भ में। ठीक है, पहला तो राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ होगा और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी क्षमता। बुनियादी क्षमता ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अभी उपनिवेशवाद से बाहर आया, तो उसकी बुनियादी क्षमता जो है वो कमज़ोर होगी। ठीक है, अधिकांश उत्तर औपनिवेशिक राज्य एक हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण से शुरू हुए हैं। राजनीतिक निर्णयों को लागू करने की क्षमता के आधार पर उत्तर औपनिवेशिक राज्य को मजबूत या कमज़ोर के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, अगर आपका पॉलिटिकल लीडर अगर आपका मजबूत है तो ऑन डैट केस वो निर्णय जो है वो तुरंत लेगा। ठीक है, तुरंत लेगा और राष्ट्र के हित में लेगा और राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित में लेगा। तो ऑन डैट केस उसके आधार पर तय होता है कि आपका राष्ट्र आगे जो है वो किस तरीके का प्रगति करेगा या विकास करेगा, वो मजबूत बनता चला जाएगा या कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक है, चाहे उस राष्ट्र में राजनीतिक बुनियादी ढांचा मौजूद हो या नहीं हो, यह एक मजबूत राज्य को केवल निरंकुश राज्य से अलग करेगा। ठीक है, राज्य की क्षमता निश्चित रूप से राज्य के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपके राज्य में जितना आपका आर्थिक संसाधन होगा उसी आधार पर आपका राज्य का विकास होगा। लेकिन एक ओर राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही है और दूसरी ओर राज्य और नागरिक समाज के बीच विकसित संबंधों से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को, सारे नोट्स को कॉपी पे लिखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज्य की कमज़ोर क्षमता राजनीतिक हिंसा के स्तरों से जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण के तहत उत्तर औपनिवेशिक राज्य नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्यों को वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए खुद को पुनर्स्थापित करना होगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का अगर लाभ उठाना है अच्छे तरीके से तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, बहुत सारी लॉज और टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने होंगे ताकि दूसरे कंट्री के जो कंपनीज़ हैं वो आकर के आपके पास इन्वेस्ट करें। और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है। हर कंट्री इकोनॉमी अपना मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक शासन के विभिन्न रूपों की शुरुआत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु के साथ हुई थी। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने का प्रयास किया था। उन्होंने लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और अत्याचार को गढ़ा था। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि वैसा राज्य जहाँ पर कुछ उच्च कुल के लोग जो है, उच्च कुल की जो समिति होती है वो उसके लोग जो है वो शासन करते, मतलब कुछ लोगों का शासन, वो भी उच्च कुल के, नीच कुल के नहीं। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में काम कर रहे तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतकार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करना जारी रखा। समसामयिक राजनीतिक प्रशासन को मोटे तौर पर लोकतांत्रिक और सत्तावादी में वर्गीकृत किया गया है, जो आपको दोनों स्टेट पढ़ना है, लोकतांत्रिक और ऑथोरिटेरियन। ठीक है, यह वर्गीकरण की घटनाओं की प्रतिक्रिया थी। 20वीं शताब्दी में ऐतिहासिक महत्व वाले स्टालिनवादी रूस का उदय, फांसीवादी इटली और स्पेन और नाजी जर्मनी, इन लोगों का उदय हुआ था एज अ ऑथोरिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम यानी लोकतांत्रिक प्रशासन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र शब्द एक प्राचीन राजनीतिक शब्द है जिसको ग्रीक शब्द डेलनोस मतलब लोग और कृतिया मतलब शासन या अधिकार से लिया गया है। इसका अर्थ है लोगों द्वारा शासन। डेमोक्रेटिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा किया गया था। पुराने समय और आधुनिक
समय में भी नागरिक निकाय ने हमेशा कुछ व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया है। एथेंस के वयस्क आबादी में भी अल्पसंख्यकों में डेमो या वे लोग शामिल थे जो सक्षम थे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपका पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति लोगों का कोई मतलब नहीं होता पॉलिटिक्स से, यहाँ तक कि वोट जब जिस दिन रहता है उस दिन भी वो वोट नहीं देने जाते, वो छुट्टी बनाते हैं उस दिन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं सो उनको राजनीतिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से सिर्फ मतलब होता है। ठीक है, यह केवल 20वीं सदी में है कि सार्वभौमिक मताधिकार और नागरिकता का अधिकार सभी को प्राप्त है। राजनीतिक संस्थाएं एवं प्रणालियां समकालीन में विकसित हुई हैं, मतलब आज हाल फिलहाल में जो है वो राजनीतिक संस्थाएं बहुत सारी विकसित हुई हैं। लोकतांत्रिक शासन मुख्य रूप से लोगों द्वारा शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए है। शहर राज्य के छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक लोकतंत्र का स्थान आधुनिक राष्ट्र राज्य है। राष्ट्रीय लोकतंत्र के दावे को लोकतांत्रिक रूप में पुनः स्वरूपित किया गया और सामूहिक स्व अधिकार के अधिकार के साथ लोकतांत्रिक शासन की पहचान की जाने लगी। नतीजतन यहाँ तक कि जहाँ नई उत्तर औपनिवेशिक शासन स्वशासन सुनिश्चित नहीं करते, फिर भी वे स्वयं को लोकतांत्रिक कहते थे। इसी क्रम में एक दूसरी और तीसरी दुनिया के लोगों के लोकतांत्रिक शासन का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुनिया की बात कही गई है, दूसरी और तीसरी दुनिया। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक कंसेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 3 कंसेप्ट है। एक आपका आता है फर्स्ट वर्ल्ड, एक आता है आपका सेकंड वर्ल्ड और एक आपका आता है थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड किसको बोला जाता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो मेनली यूएस, वेस्टर्न यूरोप और उसके अलायंस को बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड मेनली जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में कौन कौन से आ जाएंगे? एक आपका सोवियत यूनियन आ जाएगा, एक आपका चाइना आ जाएगा, एक आपका क्यूबा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सेकेंड वर्ल्ड कहलाए। और थर्ड वर्ल्ड जो कहलाए वो कहलाए नैम, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जितने देश जो ना इस ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, मेनली जो ये थर्ड वर्ल्ड है वो आपका कोल्ड वार के समय का है कि ना हम इस ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, उनको थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तीसरी दुनिया। ठीक है, तो तीसरी दुनिया के लोगों के लोकतांत्रिक शासन का उल्लेख कर सकते हैं जिसने अर्थशास्त्र की भाषा में अपनी लोकतांत्रिक वैधता पर जोर दिया था। पूंजी उत्पादन और वितरण कार्य के उनके सामूहिक स्वामित्व की ओर इशारा करते हुए सभी के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की उपेक्षा करते हुए बहुदलीय चुनाव प्रणाली और संसदीय राजनीति में भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन पश्चिमी देशों में पारंपरिक राजनीतिक और कानूनी भाषा पर निर्भर चुनावी और नागरिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संविधान और संस्थानों पर जोर दिया और औपचारिक स्वतंत्रता और राजनीतिक व्यवस्था की समानता पर जोर दिया। ये सब आपके ये हैं क्या बोलते हैं, मेरिट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के। लोकतांत्रिक शासन के विकास का उपयुक्त संक्षिप्त ऐतिहासिक चित्र दिखाता है। लोकतंत्र को अत्यधिक द्विपक्षीय और गहनता के अधीन किया गया है और इस पर बहस के लिए दार्शनिक और वैचारिक आधार रखा गया है। लोकतंत्र विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त करता है, देशों की प्रकृति के आधार पर वे आधारित है।
एक आपका पूरब और पश्चिम, और एक विकसित या विकासशील। ठीक है, ये दो आधार पर आपका किया गया है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन और विकासशील राज्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया के कई नए स्वतंत्र राज्य उपनिवेशी शासन से उभरे थे। औपनिवेशीकरण ने इस आशा को जन्म दिया कि नए राज्यों के राजनीतिक अभिजात वर्ग का आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक राष्ट्र को बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभिजात वर्ग मिलने की में अभिजात वर्ग का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स में जो कुछ लोग होते हैं वही लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, वही लोग राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में राष्ट्रवादी, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के विशाल कार्य को आगे बढ़ाना था। इनमें से ज़्यादातर राज्यों को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ उद्देश्य के रूप में साक्षरता और औद्योगिक विकास की कमी, उनकी पारंपरिक संस्कृतियां और लोकतांत्रिक अनुभव की कमी थी। ठीक है, जब हमारा भी देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया पाकिस्तान बना दिया गया था और विभाजन के कारण बहुत सारे हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ा था। इस प्रकार तब भी जब इन एशियाई और अफ्रीकी उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन के रूपों को अपनाया, तब भी इनमें से कई शासनों सत्तावादी प्रवृत्तियों का विकास किया। ठीक है, मतलब अपनाया इसने लोकतांत्रिक शासन उस देश ने, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से सत्तावादी प्रवृत्ति का विकास किया उसने। कई राज्य विकासशील दुनिया में लोकतांत्रिक और सत्तावादी रूपों के बीच एक वैकल्पिक प्रशासन भी रखे, जैसे पाकिस्तान, जबकि कुछ शासन व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक रूप को अपनाए हुए थे, लेकिन वास्तविक कामकाज में वे सत्तावादी हैं। विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए एक बड़ी बाधा राज्य भाषाई, जनजातीय और धार्मिक के साथ गहरे जातीय विभाजन रहे हैं, जो उनके नागरिक समाजों को प्रभावित करते। ठीक है, जो भाषा के आधार पर डिवीज़न है, जनजाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर जो डिवीज़न है इसका यही आपका डेवलपमेंट में जो है वो आपका रोड़ा बन रहा है। ये जातीय समूह अलग अलग रहते हैं और उनके जातीय विविधताओं के कारण उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के चरण भी अलग अलग होते हैं। अपने मांगों की पूर्ति के लिए जातीय समूहों की ओर से लामबंदी की जाती है। संसाधनों की कमी वाली अर्थव्यवस्था में राजनीतिक शासन में वृद्धि के सामने व्यापक समूहों द्वारा राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर क्रमांश वृद्धि हुई है। आगे चलकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को निरंकुश सैन्य या नौकरशाही शासनों में बदल दिया जाता है, जैसे लैटिन अमेरिका के राज्य। विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन के समक्ष एक और बड़ी समस्या, जैसा कि निर्भरता सिद्धांतकारों ने कहा है कि विकासशील राष्ट्र हमेशा विकास के अधीन रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में आर्थिक लक्ष्यों के आसपास अधिक है। राजनीतिक लोगों की तुलना में पश्चिमी भावना हमेशा से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने के बजाय उन्होंने विकास और समृद्धि प्रदान करना उचित समझा था। विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं यानी दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जो एक मजबूत शासन के रूप में उभरे हैं। शक्तिशाली निर्णय पार्टियों को सहन करने की प्रवृत्ति होती है। निजी और साथ ही सार्वजनिक निकायों के निर्णयों का मार्गदर्शन और विनियमन करने के लिए साथ ही
राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक अच्छे शासन का होना आवश्यक है। मतलब एक गवर्नमेंट जो कि आपका टाइट डिसीजन ले, डाइट डिसीजन ले, ये उसको वो, और उसके डिसीजन को उसकी पार्टी के लोग भी माने और देश भी सपोर्ट करे, तब वो देश जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, जब तक आप टाइट डिसीजन नहीं लीजिएगा, आपकी गवर्नमेंट टाइट डिसीजन नहीं लेगी, हाँ कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन वो देश की भलाई के लिए होता है। इन फ्यूचर, इन लॉन्ग रन वो देश को फ़ायदा पहुंचाता है। यह एशियाई लोकतांत्रिक शासन कॉन्फ्यूशियस मूल्यों के आधार पर वैधता का आदेश देता है, जो वफादारी, अनुशासन और कर्तव्य पर जोर देता है। जैसा कि कन्फ्यूशियस जो थे, ये भी फिलॉसफी के थे, जो कि चाइना के थे। कन्फ्यूशियसवाद जिनकी विचारधारा को कहा जाता था, ये मेनली जो है ऑनेस्टी और डिसिप्लिन पर और अपने कर्तव्य को पालन करने पर जोर देते थे। ठीक है, चीन जैसे एशियाई राज्यों में लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था औपचारिक नहीं रही है। इस लोकतांत्रिक शासन में प्रतिस्पर्धा, जवाबदेही और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि पूर्वी यूरोप में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के विपरीत ये शासनों को व्यापक भागीदारी के लिए नोट किया गया है, क्योंकि नागरिकों को इसकी आदत हो गई है स्थानीय चुनावों में समय समय पर मतदान करने के लिए। जैसा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में तर्क दिया है कि इस्लाम की वजह से उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चुनौती के परिणाम स्वरूप शहरी समर्थक गरीब उग्रवादियों द्वारा पिछले 2 दशकों में मौजूदा शासन के लिए इस्लामी समूह नए लोकतांत्रिक शासन का निर्माण या पुनः निर्माण कर रहे हैं, वह भी इस्लामी तर्ज पर, जैसे ईरान, सूडान और पाकिस्तान इसके प्रासंगिक उदाहरण हैं। इस तरह के इस्लामी लोकतांत्रिक शासनों को पश्चिमी तुलनावादी और अनुदार के रूप में माना गया है। सबसे पहले यह व्यवस्थाएं निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच भेद का उल्लंघन करते हैं और इसमें वे धार्मिक नियम लाते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर शासन और व्यक्तिगत जीवन और राजनीति दोनों के मार्गदर्शक सिद्धांत होने का उपदेश देते हैं। मतलब जो आपका रीजनल रिलीजियस जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देश पर थोप देते हैं और कहते हैं कि ये आपके व्यक्तिगत जीवन और राजनीति के लिए, दोनों के लिए सही है। इस धर्म में ऐसा लिखा गया है, ये दोनों के लिए राइट है। ठीक है, यह शासन व्यवस्था राजनीतिक अधिकारों का दोहन करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आज इस आधुनिक युग में विकासशील देशों की उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की बात करेंगे। सरकार अपने व्यापक अर्थों में किसी भी तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसके माध्यम से वह केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेने और उन्हें लागू कराने की क्षमता रखता है। एक राजनीतिक शासन न केवल सरकार और संस्थानों के तंत्र के रूप में काम करती है, बल्कि यह संरचनाओं के माध्यम से परस्पर समाज में क्रिया भी करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण हमें राजनीति और सरकार को समझने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। बहुत मुश्किल से नोट्स बनता है, कृपया करके सपोर्ट कीजिए चैनल को। यह हमें समस्याओं का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। अंतर युद्ध काल में शासनों के वर्गीकरण की प्रकृति में परिवर्तन देखा और मोटे तौर पर 2 प्रकार के शासन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो सकते हैं, एक लोकतांत्रिक और दूसरा सत्तावादी। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है जो यूनानी शहर राज्यों से शुरू होकर
आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक आ पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में तीन दुनिया का उदय हुआ राजनीतिक शासन के आधार पर। प्रथम विश्व उदार पूंजीवादी, दूसरा विश्व साम्यवादी और तीसरी दुनिया यानी लोकतंत्र है। विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक शासन इस अर्थ में बहुसंख्यक है क्योंकि वे आधुनिक प्रतिनिधि की संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। लोकतंत्र जो शासकों को नागरिकों के अधिकार, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए हमेशा मजबूर करता है। विकासशील राज्यों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक जातीय विविधताओं और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के कारण शासन काफ़ी बाधाओं में रहा है। कॉन्फ्यूशियसवाद और इस्लाम कुछ विकासशील राज्यों के राजनीतिक शासनों को एक विशिष्टता प्रदान की है। सत्तावादी शासन इस अर्थ में अलोकतांत्रिक है क्योंकि इस तरह के शासन लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानूनों को सीमित करते हैं। ठीक है, सत्तावादी शासन रहेगा तो सब चीज़ को नियंत्रित करेगा। सत्तावादी जब नोट्स देंगे तो उस समय क्या कहते हैं उसके बारे में लिखेंगे बढ़िया से। ऐसे शासन अयोग्य आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं। हम अधिनायकवाद और सत्तावादी शासनों को अलग कर सकते हैं क्योंकि अधिनायकवाद राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान सत्तावादी शासन, चाहे वह विकासशील या विकसित देशों में हो, मुख्य रूप से इनमें सेना की गुप्त या प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा डेमोक्रेटिक का लेक्चर था। इसके बाद मैं सर्वाधिकारवादी या सत्तावादी पर लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेजेस से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ। थैंक यू। मेरा नाम राजदेव गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।